गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे? द सोवियत सिस्टम, गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, न्यू एंटाइटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसमें रशिया, बाल्कन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट इंडियाज़ रिलेशंस विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप मैप ध्यान से देखेंगे। बाइपोलर वर्ल्ड कैसा था? बाइपोलर वर्ल्ड जब टू सुपर पावर ब्लॉक में हमारा वर्ल्ड डिवाइड था। वन सुपर पावर कौन थी? यूएसएसआर, एंड द अदर सुपर पावर इज यूएसए। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहता था, अपनी जितनी भी अपने अनुसार सोशलिज्म को फॉलो करता था। आप देख सकते हैं ईस्ट यूरोपियन की जो कंट्रीज़ हैं वो यूएसएसआर के अंडर हैं, और जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही हैं, यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हैं। तो इस तरह से हमारा वर्ल्ड जो था टू सुपर पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था, और इसी को कहा गया बाइपोलर वर्ल्ड। और 1991 में आके इसी बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हो गया। कौन से सर्कमस्टांसिस थे, क्यों उसका एंड हुआ, वो वन बाय वन हम कवर करेंगे। क्लियर? यूएसएसआर था क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें 15 रिपब्लिक्स थे, इनको मिला के आपका यूएसएसआर बना था। और 1991 में ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया और हमारा बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हो गया। और बाइपोलर वर्ल्ड से एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया जब ओनली वन सुपर पावर पूरे वर्ल्ड में रह गई, दैट इज यूएसए। क्लियर? तो 15 रिपब्लिक्स को मिला के आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना था, जिसे यूएसएसआर कहा गया। और जब वो एक एक करके इंडिपेंडेंट होती चली गई तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। इस चैप्टर में हम यही कवर करने वाले हैं कि सोवियत सिस्टम क्या था और कौन से रीज़न थे जिससे यूएसएसआर जो इतनी सुपर पावर कंट्री थी वो कोलैप्स हो गया। सबसे पहला जो हमारे चैप्टर में टॉपिक है द सोवियत सिस्टम, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फटाफट से। द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 वॉज एन इवेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917. द रिवॉल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एग्जाम में भी जब आप आंसर लिखेंगे तो इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था। क्यों हुआ था रशिया में रिवॉल्यूशन? क्योंकि वहाँ पर ज़ार निकोलस सेकंड का रूल था, जो कि एक डिक्टेटर टाइप रूल था, जहाँ पर लोगों को किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। अगर आप सोशल कंडीशन की बात करें वो अच्छी नहीं थी, जनता बिल्कुल खुश नहीं थी जार के रूल से, और इसी वजह से वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको लीड किया वी.आई. लेनिन ने। ये जो पॉलिसी, ये जो आइडियोलॉजी लेके आए रशिया में और पूरे वर्ल्ड में, उसको स्प्रेड करने का क्रेडिट लेनिन को ही जाता है। बट ये आइडियोलॉजी देके कौन गए थे? बहुत बड़े फिलोसफर, राइटर आप कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स, जिनकी बुक थी दास कैपिटल। उसमें वो एक ऐसी सोसाइटी की बात करके गए थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करके गए थे, जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगा, रिच एंड पुअर का बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारे लोग इक्वल होंगे। ठीक है? तो ऐसी सोसाइटी की उन्होंने कल्पना करी थी, और उनकी इस कल्पना को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो लेनिन को जाता है, जिसकी शुरुआत रशियन रिवॉल्यूशन से हुई। तो द रिवॉल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, जहाँ पे सब इक्वल हो, समाजवादी एज अपोज टू कैपिटलिज्म, एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। एक समाजवादी समाज की स्थापना करते थे, जहाँ पे नो कास्ट नो क्लास, सारे लोग इक्वल होंगे। ओके, दिस रिवॉल्यूशन गेव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इन रशिया। और जब ये न्यू आइडियोलॉजी आई
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो एक नए तरीके का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम लेके आई रशिया में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशियाज मेन एम वॉज टू इंस्टॉल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन ईस्टर्न यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया का मेन एम यही था कि ईस्टर्न यूरोप की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अ बाइपोलर वर्ल्ड एमर्ज। कोल्ड वॉर कब से कब तक है? 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1991 तक, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये जो टाइम है आपका कोल्ड वॉर, और ये इसी टाइम में आपका वर्ल्ड क्या हो गया? बाइपोलर वर्ल्ड। दैट इज टू से देयर वर नॉट टू पावर ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड। द लीडरशिप ऑफ द वन ब्लॉक वॉज इन द हैंड्स ऑफ यूएसए व्हाइल द अदर ब्लॉक वॉज लेड बाय अ सोवियत यूनियन। क्लियर? ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको मैप शो करा था। बट विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, बट जब 1991 में कम्युनिस्ट ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन हो गया, एक एक करके सारे जितने भी रिपब्लिक थे इंडिपेंडेंट होते चले गए और यूएसएसआर ने भी इसको एक्सेप्ट किया एंड द बाइपोलैरिटी ऑल्सो एंडेड। नाउ देयर वॉज लेफ्ट इन द वर्ल्ड ओनली वन सुपर पावर, दैट इज यूएसए। और हमारा जो बाइपोलर वर्ल्ड था किस में कन्वर्ट हो गया? एक यूनिपोलर वर्ल्ड में। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। उसमें भी पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम को कवर करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 पॉइंट्स लिखेंगे: सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर सोवियत सिस्टम का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क में, तो आप इसी तरीके से पॉइंट में मेंशन करेंगे। मैंने जब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है तो साथ के साथ यूएसए में कैसा सिस्टम था वो भी कर दिया है ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, द इकोनॉमिक ऑफ यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस हैज़ बीन कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो मार्केट ओरिएंटेड होती है, डिमांड को ध्यान में रखा जाता है, प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है। इन दीज कंट्रीज द बिजनेस एज इंडस्ट्री आर इन प्राइवेट हैंड एंड देयर इज टू बी फाउंड लीस्ट स्टेट कंट्रोल ओवर देम। स्टेट कंट्रोल बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल पर्सन, उनके जो ओनर होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, प्राइवेट हैंड में होती है। एंड एज कंपैरिजन लीडर्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन लाइक लेनिन, ट्रॉट्स्की एंड स्टालिन हैड इम्प्लिसिट फेथ इन सोशलिज्म। बट रशिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनका जो पूरा विश्वास था वो किस पे था? सोशलिज्म पे। ओके, and it means the production and distribution of factories, minerals, land, banks and means of transport and communication were placed under the state control. It means हर एक छोटे से छोटे और बड़े इंडस्ट्री पे, सेक्टर पे किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का होगा। ओके, तो यही था सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे स्टेट कंट्रोल ज़्यादा होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में जहाँ पे स्टेट कंट्रोल लीस्ट होता है, सोशलिस्ट सिस्टम जहाँ पे प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा जाता, जनता की भलाई को ध्यान में रखा जाता है, इक्वालिटी को की बात करी जाती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जहाँ पर कंपटीशन होता है, प्रॉफिट की बात करी जाती है। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका प्लान इकोनॉमी फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द economy. The first 5-year plan was started in 1928. very important line. First 5-year plan जो रशिया ने स्टार्ट किया वो 1928 में स्टार्ट किया और हमने भी आफ्टर फ्रीडम जो अपना प्लानिंग कमीशन बनाया वो इन्हीं से इंस्पायर होके बनाया। एंड अंडर अ प्लान्ड इकोनॉमी ओनली द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ ऑन व्हाट स्केल शुड दे बी प्रोड्यूस। जब स्टेट कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। एज अगेंस्ट दिस इन कंट्रीज लाइक अमेरिका द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन और प्राइवेट कंपनीज। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट कैरिड अंडर द स्टेट कंट्रोल। क्लियर हो गया होगा आपको कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वहाँ पे स्टेट कंट्रोल ना के बराबर था और जो भी प्राइवेट कंपनीज़ थी वो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगी। ओके, ना कि गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो ऑब्वियसली नो डाउट इस आइडियोलॉजी को अपनाने के बाद यूएसएसआर के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा हो गया था। बट जब वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो फिर भी अभी हम यूएसएसआर काफ़ी पीछे था। Standard of living in Soviet Union after 1929, people's standard of living rose higher and higher. State provided housing, educational facilities, health care, pension to its citizens. Russia was the first ever country where citizens were guaranteed the right to work.
सच प्रोविजंस एंडेड अनएम्प्लॉयमेंट इन रशिया। जब गवर्नमेंट आपको हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन हर तरीके से आपको हेल्प कर रही है तो आपकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले ली। क्लियर? तो लोगों का स्टैंडर्ड जो बिल्कुल ही गरीब थे, जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, अब गवर्नमेंट उन सबकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रही है, तो ऑब्वियसली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ। राइट टू रशिया वॉज द फर्स्ट एवर कंट्री वेयर सिटीजन्स वर गारंटीड द राइट टू वर्क। रशिया पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बना जिसने जनता को राइट टू वर्क दिया, और यही रीज़न था कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड रशिया यूएसएसआर की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा अच्छा था। बट इन कंट्रीज़ में रिच एंड पुअर गैप भी बहुत ज़्यादा था। देयर वॉज नो राइट टू वर्क ऑल्दो द ओल्ड एज पेंशन। जिस तरीके से यूएसएसआर के अंडर लोगों को हेल्थ, एजुकेशन सारी फैसिलिटी दी जा रही थी, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं दिया जा रहा था। बट फिर भी वहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेसी थी, कैपिटलिज्म पॉलिसी थी, इस वजह से वहाँ के जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा था। पॉलिटिकल सिस्टम पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन, डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली वन कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, कोई अदर पार्टी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ही डिसाइड करती थी, जितने भी 15 रिपब्लिक्स हैं, कि उनके जो भी डिसीज़न है, लॉ एंड ऑर्डर है। राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स की पावर ज़्यादा बढ़ेगी और इससे करप्शन बढ़ेगा। थर्ड, गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। गवर्नमेंट की मोनोपोली थी न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोला या लिखा जाता है तो उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, उसके अगेंस्ट कोई कुछ भी ना लिख सकता है, ना टीवी पे दिखा सकता है। लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। सिविल लिबर्टीज़ बिल्कुल ना के बराबर थी, लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का अधिकार नहीं था, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जाता है तो उन्हें आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, बट द डिसीजन एंड ऑर्डर्स ऑफ द यूनियन रिपब्लिक हैड टू बी रेटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने को तो फेडरल सिस्टम था, बट अगर कोई किसी भी डिसीजन एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जो भी यूनियन रिपब्लिक में लागू किया जाना है, तो उसे कौन डिसाइड करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय द यूएसएसआर। एंड लास्ट, इन सोवियत यूनियन और एनी ऑफ इट्स रिपब्लिक नो पॉलिटिकल पार्टी अदर देन द कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी अदर पार्टी नहीं थी, ओनली वन पार्टी थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। आर्म्स रेस, द सोवियत यूनियन ऑलवेज एम्ड एट बिकमिंग मिलिट्री मोर पावरफुल दैन द यूएसए। हमेशा यूएसए से मोर पावरफुल बनना चाहता था यूएसएसआर। मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करे जा रहे थे। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। और अफगानिस्तान में 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किया तो उसके बाद उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था और ज़्यादा चरमरा गया, एंड द सोवियत इकोनॉमी वॉज फेल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकम स्टैग्नेंट। इकोनॉमिक सिस्टम में एक ठहराव सा आ गया, स्टैग्नेंट हो गया, और लोगों को जो सब्सिडी दी जा रही थी, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही थी, उसमें भी कटौती की गई। तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जो थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड थी। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वन टॉपिक हमने कवर किया है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, सोवियत सिस्टम। गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन हम कल करेंगे। थैंक यू।